तो लास्ट क्लास में आपने नॉन टेक्निकल मेजर का पॉइंट 5 तक लिख लिया था, तो आज शुरू करते हैं नंबर पॉइंट मतलब 6 से, नॉन टेक्निकल मेजर का पॉइंट नंबर 6। तो इसकी हेडिंग डालना, इसका नाम है गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो इसके नाम से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है खरीदना, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या हो गया? खरीदना या लेना, कुछ भी समझ लो। तो सरकार ने अपना खरीदने की पॉलिसी बना रखी है, ठीक है। तो सरकार क्या पॉलिसी बनाती है खरीदने की? तो वो लिखते हैं एक लाइन छोटी सी इसमें डैश डाल के कि गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंस, गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंस टू द लोकल टेंडर्स, लोकल टेंडर्स rather than foreign tenders, rather than foreign tenders। तो इसमें आप कीवर्ड हाईलाइट कर सकते हो, प्रेफरेंस टू लोकल टेंडर्स, प्रेफरेंस टू लोकल टेंडर्स। तो ये एक पॉलिसी का नाम हो गया जी, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी का मतलब हो गया कि सरकार ये कह रही है कि भाई हमें कुछ काम करना है, ठीक है। तो सरकार उसमें किसको प्रेफरेंस दे रही है? लोकल टेंडर्स को। टेंडर मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर ही हो गए या कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो सरकार अपने लोकल व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है कि भाई हम इससे काम करवाएंगे रादर देन किसी फॉरेन टेंडर से, तो उसको वो सरकार प्रेफरेंस नहीं दे रही। तो ये एक तरह से हो गया गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी कि सरकार जो है किससे प्रोक्यूर करना चाह रही है, मतलब किससे खरीदना चाह रही है? लोकल व्यक्ति से खरीदना चाह रही है। तो ये मतलब हो गया गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। तो इससे ऑटोमेटिकली जो फॉरेन टेंडर है ये आदमी, इसका स्कोप क्या हो गया? कम हो गया या खत्म हो गया। तो ये भी मतलब उसको रोकने का एक तरीका हो गया, नॉन टेक्निकल मेजर हो गया गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। उसके बाद नंबर 7 का नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें आप 3 बातें पहले लिख लो, एरो डाल के फिर समझाता हूँ। तो इसमें 3 बातें कवर हो जाती हैं। पहला है फर्स्ट एरो में रिक्वायरमेंट टू यूज सर्टेन मिनिमम लेवल्स, requirement to use certain minimum levels of locally made components, of locally made components। दूसरा सेकेंड एरो restricting the level of imported components, restricting the level of imported components। और थर्ड एरो limiting the परचेज या ऑब्लिक यूज ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इसमें हाईलाइट कर लेना, लास्ट वाले में प्रोडक्ट्स, उससे पहले वाले में कंपोनेंट्स, और उससे पहले वाले में मिनिमम लेवल्स ऑफ लोकली मेड कंपोनेंट्स। तो ये इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसमें सरकार 3 बातें कह रही है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। 3 बातें कह रही है सरकार। क्या है 3 बातें? तो सरकार कह रही है कि भाई मान लो आपको गाड़ी बनानी है, ठीक है, लेट्स से आपको गाड़ी बेचनी है। तो सरकार कहती है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर कम से कम 25% कॉम्पोनेंट्स तो आपको इंडिया से ही खरीद के लगाने पड़ेंगे। यानी कि इस गाड़ी को बनाने के लिए 25% कॉम्पोनेंट्स आपको कम से कम कहाँ से खरीदने हैं? इंडिया से। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि भाई रिक्वायरमेंट टू यूज सर्टेन मिनिमम लेवल्स ऑफ लोकली मेड कॉम्पोनेंट्स। कि सरकार ने कहा कि जो इसमें स्टील यूज करोगे आप, वो 25% स्टील कहाँ से खरीदोगे? इंडिया से, ताकि इससे कम से कम जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनकी भी कुछ इनकम हो जाए। अब आपने कहा नहीं भाई सरकार, हमें तो बाहर से भी खरीदना है, कुछ कंपोनेंट हमें विदेश से मंगवाने हैं। तो उस पर सरकार थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। अच्छा, विदेश से मंगवा रहे हो, तो रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। तो अगर आप कंपोनेंट का मतलब है रॉ मटेरियल, तो अगर आप कोई कंपोनेंट विदेश से मंगवाते हो तो उस पर थोड़ा सा हो सकता है सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, कहते हैं कि बस 4 मंगवा लें, 4 से ज़्यादा नहीं, या कुछ भी लगा दे, वो तो सरकार की मर्जी। तो समझ गए सेकंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। और तीसरा तो है कि आप कंपोनेंट नहीं मंगवा रहे विदेश से, आप सीधा प्रोडक्ट ही मंगवा रहे हो। मान लो आपको सीधा प्रोडक्ट ही मंगवाना है विदेश से, तो थर्ड पॉइंट में प्रोडक्ट वर्ड आ गया। तो सरकार उसको भी लिमिट कर सकती है कि इससे ज़्यादा नहीं, तो उस पर लिमिट लगा देगी। तो थर्ड पॉइंट में हो गया लिमिटिंग द परचेज या यूज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स डायग्राम से। तो पहले में तो आपको ये बोल दिया सरकार ने कि भाई कम से कम 25%, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कम से कम 25% तो आपको अपने लोकल कंपोनेंट्स यूज करने। दूसरे में ये बोल दिया कि बाहर से इंपोर्ट नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम आपके कंपोनेंट्स को। और तीसरे में ये बोल दिया कि अगर प्रोडक्ट ही मंगवाते हो बाहर से तो भी हम आपको लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों हो गए इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स या ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चलो उसके बाद नंबर 8 का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस। इसमें लिखना, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ डैश डाल के। दीज आर लिमिटेशंस
these are limitations imposed on distribution of goods in the importing country involving additional license or certification requirement तो इसमें आप पहले अंडरलाइन कर लेना, 2-3 कीवर्ड्स हैं। एडिशनल लाइसेंस को कर लो, सर्टिफिकेशन को कर लो, बाकी तो खैर नाम से आप समझ गए हो, वो हाईलाइट कर सकते हो। लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन दैट imported fruits may be sold only through outlets having refrigeration facilities. Restriction that imported fruits may be sold only through outlets having refrigeration facilities. तो एक एग्जांपल मतलब समझाने के लिए और आसान हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप डिस्ट्रीब्यूट जब करते हो किसी विदेशी सामान को, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया कि आपने मान लो कोई इंपोर्टेड फ्रूट्स मंगवाए विदेश से, ठीक है, फल मंगवाए, तो अब वैसे तो बाहर निकल के नुक्कड़ के ठेले पर भी चले जाओगे तो वो भी कहेगा साहब ये यूएस से मंगवाए देखो मैंने, है ना, वो भी कह तो देगा। लेकिन एक्चुअल में इनके इंपोर्टेड फ्रूट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शन है कि इन्हें सिर्फ कौन बेचेगा, ये इंपोर्टेड फ्रूट्स सिर्फ कौन से आउटलेट्स पर बिकेंगे, हाँ, जहाँ पर फ्रिज की सुविधा है, कोल्ड स्टोरेज सुविधा है, क्योंकि सरकार को पता है कि इंपोर्ट करके आए हैं गुड्स तो ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, लोगों की सेहत का ध्यान भी रखना है। तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि भाई अगर इंपोर्टेड फ्रूट्स आएंगे तो उन्हीं आउटलेट से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं जहाँ पर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। तो अगर मान लो कोई ऐसी सड़क किनारे ठेले पर मान लो बेच रहा है तो फिर वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब ऐसे करने वाला तो कर भी दे, वो अलग की बात है, लेकिन समझ गए। तो ये रिस्ट्रिक्शन का नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, कि मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पर लगा रखी है, डिस्ट्रीब्यूट करने पर, कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। कई बार इसमें एडिशनल लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट सरकार लगा देती है ना। तो समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन। तो इंपोर्टेड फ्रूट्स याद रखना, तो इससे आपको कहानी याद आ जाएगी। उसके बाद नंबर 9 का नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल्स सर्विसेज। तो ये आप नाम से दिमाग लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल्स सर्विसेज। तो इस पे सरकार ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है बताओ। अब आपने भाई साहब मंगवा ली विदेश से एक गाड़ी जी वैगन, ठीक है, तो अब सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि भाई अब इसके पोस्ट सेल के बाद जो सर्विसेज होंगी वो फिर इंडिया में ही होंगी। तो सर्विस कोई विदेशी संस्था या विदेशी कंपनी या विदेश का व्यक्ति नहीं करेगा, सर्विस कहाँ होगी, भारत में ही होगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी इंपोर्टिंग प्रोडक्ट पर कि भाई इसकी पोस्ट सेल सर्विसेज जो है वो फिर विदेश में नहीं करवानी, वो आपको यहाँ भी करवानी, तभी हम आपको लाने देंगे गाड़ी, नहीं तो नहीं। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप निराश हो गए सर गाड़ी नहीं ला पाएंगे हम, मैं तो प्रोडक्ट का ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पोस्ट सेल सर्विस पर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि उसकी पोस्ट सेल सर्विस जो है वो कहाँ होगी, सिर्फ इंडिया में, या आपको किसी लोकल वेंडर से करवानी है तभी सामान लाओगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेगी। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होगी ना, पोस्ट सेल सर्विस रिस्ट्रिक्शन। तो समझ गए। तो इसमें एक ही लाइन लिखनी है, वैसे तो अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें लेकिन आप लिख लो छोटा सा डैश डाल के। तो पोस्ट सेल सर्विस रिस्ट्रिक्शन में आप लिख लो डैश डाल के कि सर्विसेज मे बी रिजर्व्ड टू लोकल सर्विस कंपनीज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। तो मतलब इसमें सर्विसेज जो है वो रिजर्व कर दी कि भाई आपको सर्विसेज पोस्ट सेल सर्विस कहाँ करवानी है, लोकल, किसी लोकल सर्विस कंपनी से करवानी है, बाहर से नहीं करवानी। नंबर 10 का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। तो लगाओ दिमाग अपने आप की इसमें क्या होगा शब्द पढ़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। पेपर वर्क, हाँ, कि भाई आपको सरकार परेशान करने के लिए आपको कहेगी उस दफ्तर में जाना है, ये 10 पेज का पुरिंदा भरना है, फॉर्म भरना है, बैंक का ठप्पा लगवाना है, ये टेस्ट करवाना है, उसके दस्तखत चाहिए, प्रिंसिपल के जूते का नंबर लेकर आओ, अपने घर के कागजात लेकर आओ, मतलब कुछ भी, मैं तो उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए कि सरकार का मोटिव क्या होगा कि आपको किसी भी प्रोसीजर में परेशान करके रोक देगी, या मतलब रोकने की कोशिश कर देगी। तो इसको बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें तो बस आप एक छोटी सी लाइन लिख लो कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का मतलब है जैसे कि भाई एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़। तो आपको परेशान करने के लिए, आपका इंपोर्ट कम करने के लिए, रोकने के लिए कुछ भी प्रोसीजर या प्रक्रिया या फॉर्मेलिटी बना देगी सरकार, तो वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, सिंपल। उसके बाद
रूल्स ऑफ ऑरिजिन, रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो इसमें सरकार आपसे एक पेपर लेती है, तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन में लिखना इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल, इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल अगर इन द होम कंट्री फॉर मेकिंग अवेलेबल certifications regarding origin of goods, तो इसमें आप सर्टिफिकेशन को हाईलाइट कर लो, कीवर्ड हो गया। अब बाकी ओरिजिन ऑफ गुड तो भी लिखा ही हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ क्या। तो इसमें देखो क्या होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन में, जब सरकार को आपको परेशान करना है, ठीक है, तो आपने मान लो कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, बताओ क्या इंपोर्ट करा, मतलब कोई एग्जांपल दे दो ऐसी मनगढ़ंत, ताकि ये ना हो ना फिर बच्चा मेरे को पकड़ लेता है सर आपने गाड़ी गई तो क्या गाड़ी में ये रूल्स हैं, तो मैं तो सिर्फ एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मान लो आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करी, एसी, ठीक है चलो एसी इंपोर्ट करा, ठीक है, अब सरकार आपको ये कह रही है कि अच्छा एसी इंपोर्ट कर रहे हो, तो सरकार आपसे कह रही है कि लाओ भाई हमें एक सर्टिफिकेट दो कि इसका ओरिजिन कहाँ से, मतलब ये एसी जो है कहाँ बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, और उसका एक सर्टिफिकेट लाकर हमें दो। तो अब आपको फोन करना पड़ेगा वहाँ पे यूएस के दुकानदार को कि भैया देखो मेरी सरकार ना ऐसे ऐसे एक सर्टिफिकेट मांग रही है, तो प्लीज़ अपना एक सर्टिफिकेट छाप के दे दो कि ये एसी आपने यूएस में बनाया है और उस पर अपने साइन करके हमें भेज दो, नहीं तो मेरे को अलाउ नहीं करेंगे ये एसी लाना। तो मतलब इस छोटी सी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा आपको निराशा तो हो ही जाएगी ना, एक आपकी हल्की सी टेंशन तो बढ़ाई दी ना सरकार ने, तो इसको कह दिया सर्टिफिकेशन को रूल्स ऑफ ऑरिजिन। तो पढ़ लो इंग्लिश कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल है ना, ऑब्स्टेकल है ये, रुकावट है, अगर इन द होम कंट्री मतलब कि इंडिया, आपके लिए इंडिया, फॉर मेकिंग अवेलेबल सर्टिफिकेशंस, कि भाई आपको सर्टिफिकेशंस लेकर आने किस चीज़ के रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ गुड्स, कि गुड्स का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। तो क्लियर हो गया पॉइंट, चलो तो समझ आया ये वाला भी। तो कितने हो गए टोटल, 11, कितने बचे हैं, 2, वेरी गुड। तो पहले आगे बढ़ते हैं नंबर 12। तो इसमें 13 टाइप के नॉन टेक्निकल थे ना, तो नंबर 12 का नाम है, ये सिंपल है, इसका नाम है सेफ गार्ड मेजर्स, सेफ गार्ड मेजर्स। तो ये मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, सेफ गार्ड मेजर का मतलब है कि अब भारत चाहता है कि हमें अपनी रक्षा करनी है, हम अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। तो इसमें तो आप बस लिख लो एक ही लाइन कि भाई इसका मतलब है रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टेम्परेरीली, कि भी मान लो सरकार को कभी भी कुछ खतरा लग रहा है किसी प्रोडक्ट से, तो हो सकता है सरकार उसको कुछ समय के लिए मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो इसको बोलते हैं सेफ गार्ड मेजर, कि सरकार देश की रक्षा करना चाहती है। तो ये हो गया सेफ गार्ड मेजर। तो इसमें किसी प्रोडक्ट को टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई ये नहीं मंगवाएंगे आप। और उसके बाद नंबर 13, ये सबसे खतरनाक होता है, मतलब ये पहले नाम लिखो, इसको बोलते हैं एम्बेरगोज, EMBARGOS, एम्बेरगोज। तो अगर ये मतलब लगा दिया सरकार ने, तो इसका मतलब सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया है। तो इसको माना जाता है कि मतलब दो देशों के बीच में इसका मतलब टेंशन्स चल रही हैं, या ये लगाने का मतलब है टेंशन क्रिएट हो जाएगी। यानी कि एम्बेरगोज का मतलब होता है जब सरकार टोटल बैन लगा देती है किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट पर, और वो भी फॉर अनडिफाइंड टाइम, कि भाई बैन, कंप्लीट बैन फॉर अनडिफाइंड टाइम, कि जब तक मन करेगा तब तक। तो इसको बोलते हैं एम्बेरगोज। तो इसमें आप लिख लो छोटी सी लाइन कि इट इज़ अ टोटल बैन, टोटल बैन को हाईलाइट करें, ये की वर्ड है, मतलब पूरी तरह से बैन कर दिया। It is a total ban imposed by government. It is a total ban imposed by government on import या oblique export of particular product for indefinite period. मतलब कब तक के लिए ये भी नहीं बताया, बस लगा दिया for indefinite period, की सरकार ने कंप्लीट बैन लगा दिया कि भैया ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही कंप्लीटली बैन हो गया। तो इसको बोलते हैं एम्बेरगोज। ठीक है, लिख लिया। चलो, तो हम कौन से समुद्री सागर में कहाँ गोते लगा रहे हैं वो दिखा देते हैं आपको। तो भाई हम कहाँ हैं, पता है आपको हम कहाँ हैं? नहीं सर हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। तो बेसिकली हम हैं इस चैप्टर के अंदर, हाँ मैं फ्लो चार्ट लगाना चाह रहा हूँ, हम हैं इस चैप्टर के अंदर जिसमें आपको टैरिफ के 16 टाइप्स बताए थे हैं, वो आपने पढ़ लिए थे। नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब NTM में 2 टाइप्स थे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल से 2 टाइप के थे और नॉन टेक्निकल 13 टाइप के थे। तो आप अभी यहाँ पर खत्म करके जस्ट चुके हो, तो समझ गए कि कहाँ हैं हम। तो अब जो है हमें तीसरे और अंतिम पड़ाव पर जाना है, जिसका नाम है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, जो कितने तरह के हैं, सिर्फ 4, वो छोटे से और छोटी टर्म्स है उसकी। तो बेसिकली ग्रीन कलर में अब थर्ड मेन हेडिंग डालते हैं हम, ग्रीन कलर में थर्ड मेन हेडिंग का नाम हो जाएगा एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, यानी कि ये लास्ट टॉपिक हो गया एक तरह से
या लास्ट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर आएंगी, इसका नाम है जी एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। हाँ, एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्ट है या कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज भी हो सकते हैं, तो सरकार डिसाइड करेगी कि इसको क्या बैन करना है। हाँ, सेफ गार्ड मेजर जो होते हैं वो तो उसमें टोटल बैन नहीं लिखा, उसमें लिखा है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट और टोटल बैन में अंतर होता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है थोड़ा सा रुकावट पैदा करना। हाँ हाँ, नीचे मतलब ये हो गया कि किसी भी कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट को टोटली बैन कर दिया, तो यहाँ पर कीवर्ड है टोटल बैन। और यहाँ पर टाइम पीरियड भी क्या है, इंडेफिनिट, मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए होता है। एक स्ट्रॉन्ग एक्शन माना जाता है कि एक सरकार ने कड़ा कदम उठाया। सेफ गार्ड मेजर जो है वो एक थोड़ा सा मतलब हल्का मेजर है कि भाई इसमें मैंने आपको खाली एक थप्पड़ मारा मान लो हल्के हाथ से, और इसमें आपको 4 जैब मारे और 5 किक्स मारी, तो ये मतलब है एक प्रकार से। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन माना जाता है। इस टर्म का नाम है एम्बेरगॉस। ठीक है, तो बस आप कीवर्ड पे फोकस करना, बाकी ये सब तो टर्मिनोलॉजीज है। जैसे इंग्लिश में होता है ना भाई ऑलमोस्ट, सर्टेनली, प्रोबेबली, अब ये सब शब्द का मतलब तो ऐसे ही जैसे कि, लेकिन अब ठीक है वो सब में कुछ कीवर्ड्स अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स लिख लेते हैं। 4 तरह के छोटे छोटे हैं बच्चों वाले एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स वो लिखते हैं। तो नंबर 1 का नाम है बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, तो बताओ ये खुद ही टर्म पढ़ के आप ही बताओ क्या है ये। एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दी कि भाई आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, बस सिंपल है ना। तो वैसे तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, थोड़ा कम देखी जाती है क्योंकि जनरली एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाती सरकारें, लेकिन फिर भी मतलब एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज कॉमा एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स may be prohibited to make them available for domestic consumption, तो बस ये तो एक सिंपल पॉइंट है। बैन ऑन एक्सपोर्ट का मतलब है प्रोहिबिट कर दिया। तो जनरली मतलब शॉर्टेजेस के दौरान ऐसा होता है कि भाई आपके घर में तो खाने के वांदे हैं, है ना, घर में गेहूं है नहीं खाने के लिए, लोग घर में दुखी हैं, और आप कह रहे हो कि मैं गेहूं बाहर बेचूंगा, तो सरकार बैन लगा देगी कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कि घर में तो खाने के वांदे हैं और तुम कह रहे हो कि गेहूं हम बाहर बेचेंगे, तो समझ गए। तो इसको बोलते हैं बैन ऑन एक्सपोर्ट। तो ये जनरली कब होता है, शॉर्टेज के टाइम, कि भाई जब खाने की कमी है देश के अंदर, गेहूं की कमी है मान लो, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जनरली ये देखा जाता है क्योंकि ये नेसेसिटी गुड है ना। तो इससे पहले जनता का पेट भरा जाएगा, ना कि एक्सपोर्ट करेगा। तो खाने की कमी अगर है देश में तो फिर सरकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा देती है। तो ये सरकार बताएगी, आक्षी देवी, इस पर मेरा कोई मतलब ज्ञान नहीं है। दूसरा एक्सपोर्ट टैक्सेस, चलो ये भी इसका भी मीनिंग अपने आप दिमाग लगा के बताओ। एक्सपोर्ट करने पर सरकार टैक्स लगा देगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जनरली सरकार नहीं लगाती, लेकिन टर्म तो है, तो लिख लो। एक्सपोर्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड, एक्सपोर्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स एंड may be specific और ad valorem, ये आप बताओगे स्पेसिफिक का मतलब क्या और ad valorem का क्या। जी बिल्कुल सही। तो स्पेसिफिक था जिसमें आपका अमाउंट फिक्स होता है 100 रुपये पर किलो, और ad valorem जो होता है उसमें परसेंटेज फिक्स होती है, हाँ, कि भाई जो भी वैल्यू होगी उस पर 5% या उस पर 10%। तो ये मतलब हो गया एक्सपोर्ट टैक्सेस, है ना। तो ये भी तो सिंपल टर्म है, एक्सपोर्ट पर सरकार टैक्स लगा देगी। उसके बाद तीसरी टर्म, ये भी आप खुद बताओगे लिखकर, इसका नाम है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, बिल्कुल सही, एंड इंसेंटिव्स। तो ये पूरा नाम है इस टर्म का, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। तो है ना, भी सिंपल है, तो नाम आप लिख लो। लाइक मैं सीधा एग्जाम्पल ही लिखवा देता हूँ आपको, ड्यूटी ड्रॉबैक या कॉमा ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंपोर्टेड कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ड्यूटी ड्रॉबैक एक टर्मिनोलॉजी है, ड्यूटी ड्रॉबैक वैसे, और ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। तो ये मैं समझा देता हूँ, हालांकि सीए इंटर में आता है, लेकिन चलो एक नंबर आपका सीए इंटर का भी अभी से कवर हो जाएगा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब बेसिकली होता है कि सरकार ये कहती है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, ठीक है, तो जब आप इंपोर्ट करोगे तो सरकार आपसे इंपोर्ट पर टैक्स ले लेगी, लेट से 10 रुपये का, ठीक है। लेकिन आपने फिर सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई ये इंपोर्ट जो मैंने करा है, मैं इससे एक प्रोडक्ट बनाकर कुछ समय बाद इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, इसको बेच दूंगा, उस प्रोडक्ट को मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बेच दूंगा। तो सरकार कहती है आपने तो बहुत अच्छा काम करा है तो देश के लिए, तो सरकार ने जो आपसे टैक्स लिया था 10 रुपये पहले, वो आपको वापस रिफंड कर देती है, कहती है ये लो आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं।
कि भाई आपसे पहले ड्यूटी ले ली, मतलब टैक्स ले लिया, और ड्रॉबैक मतलब आपको वापस दे दिया। तो ये मतलब हो गया कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो मतलब ये पॉइंट बेसिकली है एक्सपोर्ट प्रमोशन का, कि सरकार आपको एक्सपोर्ट करने के लिए खुश कर रही है, आपको इंसेंटिव दे रही है कि भाई आप खुश रहो और एक्सपोर्ट करो। तो ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब एक टेक्निकल टर्म। और इसी तरह दूसरा हो गया पॉइंट, एग्जांपल ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। इसमें आपसे इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर टैक्स ही नहीं लिया। ड्यूटी फ्री का मतलब कि आपसे कहा कि अच्छा आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपसे टैक्स ही नहीं लिया सरकार ने, तो जब आपने इंपोर्ट करा तो आपका टैक्स माफ हो गया। तो मतलब ये बेसिकली आपको एक्सपोर्ट के लिए सरकार प्रमोट कर रही है, एक्सपोर्ट के लिए आपको इंसेंटिव दे रही है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है देश के लिए। तो समझ आ गया एक्सपोर्ट सब्सिडीज या इंसेंटिव्स। उसके बाद नंबर 4 भी आप दिमाग लगा के बता तो सकते हो, इसका नाम है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट्स। ये है टर्म, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट्स। इसके बारे में पहले लिख लो, VER, इसको VER भी बोल देते हैं। VER इज टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा administered by exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of the country during a specified period of time. तो इसमें आप हल्का अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो ये कीवर्ड्स कर लो, रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो इससे आपको मेन बात समझ भी रहेगी, याद रहेगी, रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो VER के शब्दों को तोड़ तोड़ के समझो। वॉलंटरी का मतलब जानबूझ के, है ना, वॉलंटरी जानबूझ के। उसके बाद एक्सपोर्ट, तो बताइए एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट की आप बाहर सामान बेच रहे हो, है ना, आप विदेशों में सामान बेच रहे हो। और रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। तो सरकार जो है जानबूझकर आपको बाहर सामान बेचने से रोकेगी। कैसे रोकेगी? लिमिट लगा देगी, क्वांटिटी पर लिमिट लगा देगी, कोटा। याद है ना, कोटा तो पढ़ेगा आपने। तो वो कहेगी कि आप बस 5 टी-शर्ट्स बेच सकते हो। तो सरकार ने आपकी बाहर बेचने की क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्वांटिटी रोक दी। तो VER, तो समझ आ गया VER का मतलब? तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट्स। तो बस, तो क्लियर हो गया भाई? तो ये बेसिकली हो गया आपके 4 टाइप्स। तो बस ये तो कहानी हो गई। बाकी 1-2 स्टार पॉइंट्स लिखने नीचे कि भाई कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो ऐसे ही मेंशन कर दो स्टार डाल के। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो ये और लिख लो। फिर एक बार पूरा गो थ्रू कर देंगे कि क्या क्या टर्म्स लिखी थी। ठीक है करण बाबू? चलो, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स में तो आपको 2-4 कुछ रीसेंट हुई बातें लिखनी है, तो उसमें आप लिख लो फर्स्ट एरो डाल के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मॉरिशियस ऑन 1 अप्रैल 2021। मॉरिशस के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो ये याद रखना है ना। तो मॉरिशस याद रखना है और 1 अप्रैल। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो वैसे आपकी पहुंच से बाहर होगा, क्योंकि ये तो अभी रीसेंट डेवलपमेंट मतलब जो किताब की है वो लिखी हुई है। लेकिन अगर इस बीच एक्चुअल में कुछ और रीसेंट डेवलपमेंट हो गए जो आपके लिए, तो आप उससे अनजाने रहोगे, है ना, आप तो इंस्टाग्राम की रील्स की दुनिया के परिंदे हो, तो वो क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है ना? तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपकी पहुंच से दूर ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बाई चांस ये सेम आ गया तो याद रखना है। लेकिन एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन जो एक्चुअल रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं उस पर आते हैं। तो मान लो आज कुछ हुआ दुनिया में जो आपको भी नहीं पता, तो क्वेश्चन उस पर बेस्ड होगा, है ना। तो ये तो 2021 में हुआ था मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, इसी तरह एक और लिखना है 18 फरवरी 2022। बताओ क्या हुआ? कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको मतलब शॉर्ट में कह देते हैं CEPA। तो किसके साथ करा हमने ये एग्रीमेंट? UAE। तो UAE के साथ भी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ, CEPA हमने दस्तखत करे। इसी तरह एक और लिख लो अगला, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भी हाईलाइट कर लो ऑन 2 अप्रैल 2022। 2 अप्रैल 2022। तो ये आप याद रख सकते हो, 2 अप्रैल हम वर्ल्ड कप जीते थे और ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था हमने। हाँ, मतलब 2 अप्रैल 2000 कौन सा था? 11 वाला। लेकिन डेट तो याद रहेगी ना आपको, 2 अप्रैल। तो 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे हम, और फाइनल में किसको हराया था? अच्छा, तो श्रीलंका को हराया था वो। मुझे तो और कुछ, हाँ
गलत लिंक था, हाँ श्रीलंका को हराया। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था, ऐसे याद रखें। सेमीफाइनल में हराया था, अच्छा क्वार्टर में हराया फिर चलो ठीक है, तो क्या अच्छा, बाकी उसके बाद आप 2 दिन ऐसे डाल के खाली छोड़ दो, मतलब ये अगर बाई चांस कुछ होगा तो आप यहाँ पे मतलब खुद भी लिख सकते हो अपने, बाई चांस कुछ और होगा तो ऐसे ही छोड़ दो। तो मतलब ये रीसेंट डेवलपमेंट्स बेसिकली हैं कि ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट इंडिया करता है तो वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता है, किस तारीख पर करता है, वो रेलिवेंसी है इस पर, ठीक है। चलो तो क्या इसको आप क्लोज कर दो बेसिकली। तो ये तो है कहानी जो लिखनी थी। चलो तो एक बार मैं जल्दी से आपको ब्रीफ करवा देता हूँ। चलो ठीक है, तो देखो इसमें आपको बेसिकली पूरे चैप्टर में सिर्फ कीवर्ड पर फोकस करना है, कीवर्ड पर। कहीं पर भी ये नहीं सोचना कि ये क्यों लगा रही है सरकार, इससे क्या होगा, कौन से प्रोडक्ट पर लग रहा है, क्यों लग रहा है, हमें तो सर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो कुछ भी लॉजिक इसमें नहीं लगाना आपको, कीवर्ड पकड़ के आगे बढ़ना है। चलो तो सबसे पहले टैरिफ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो टैरिफ मतलब हो गया टैक्स, बाकी इस यूनिट में हम टैरिफ मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी मान रहे हैं। अब शुरू से देखो, अच्छा जी स्पेसिफिक टैरिफ, तो इसमें क्या होता है, अमाउंट फिक्स, बस फिक्स अमाउंट, एड वैलोरम फिक्स परसेंटेज, बस खत्म। मिक्स टैरिफ में दोनों स्पेसिफिक भी और एड वैलोरम भी, और कंपाउंड में भी दोनों वो साथ में हो गए, मतलब एड वैलोरम भी और स्पेसिफिक दोनों ही जुड़कर हो गए। टेक्निकल टैरिफ में बोल दिया स्पेसिफिक कंटेंट, जिसमें एग्जांपल दिया था कि सोलर पैनल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है उस पर भी टैक्स हो गया। टैरिफ रेट कोटा में 2 टर्म्स हैं, कोटा और टैरिफ। तो इसमें देखो स्टोरी याद कर लो कि 3 टी-शर्ट्स तक मंगवाओगे अगर तो कम टैक्स लगेगा, 3 से ज़्यादा मंगवाओगे तो हाई टैक्स लगेगा। उसके बाद MFN, तो ये पुराने चैप्टर में भी याद कर सकते हो, या WTO वाले, और ये भी अगले यूनिट में भी आएगा WTO का जब पढ़ेंगे। तो उसमें बस ये है कि हम जो भी MFN नेशंस हैं वो आपस में कहते हैं कि ये हम चार्ज करेंगे आपसे। तो मैंने इसमें अपना CA वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने सारे CA दोस्तों से, कम्युनिटी से बोला कि मैं आपसे 20,000 रुपये लूँगा, जो और उससे शायद ज़्यादा लेता हूँ लेकिन आपसे 20 ले लूँगा। वेरिएबल टैरिफ, इसमें कहानी थी कि सरकार सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राइस लेवल को मेंटेन करने के लिए विदेशी प्रोडक्ट पर 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा देती है ताकि उनका प्राइस भी हमारे प्राइस के बराबर रहे, बस ये हो गया कीवर्ड। प्रेफरेंशियल टैरिफ, इसमें दोस्तों की कहानी थी कि MFN नेशंस में भी मेरा जो प्रेफरेंस होगा वो मेरे किसी और नज़दीकी दोस्त को ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये हो गया प्रेफरेंशियल टैरिफ। बाउंड टैरिफ में कीवर्ड हो गया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, बाइंड रहता हूँ कि मैं 20% से ज़्यादा नहीं लूँगा, और अप्लाइड में जो मैं एक्चुअली ले रहा हूँ, तो मान लो मैं 15% ले रहा हूँ तो हो गया एक्चुअली मतलब अप्लाइड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ, इसमें यह है कि भाई अगर प्रोडक्ट मंगवाओगे फिनिश गुड तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो कम टैक्स लगेगा, खत्म कहानी। प्रोहिबिटिव मतलब रोकना, तो इतना ज़्यादा हाई रख दिया कि आप करोगे नहीं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट सब्सिडी तो चलो सिंपल है भाई, आपको सब्सिडी मिल गई इम्पोर्ट करने के लिए। टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, अब कभी कभी कुछ देश हमारे ट्रेड को यानी हमारे व्यापार को डिस्टॉर्ट करते हैं, खराब करते हैं। कैसे खराब कर सकते हैं, वो अपना सामान सस्ते में बेच सकते हैं, तो सरकार उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए टैक्स लगाती है। तो इसमें रिस्पॉन्ड वर्ड कीवर्ड है, तो इसीलिए लिखा है रिस्पॉन्ड क्विकली, तो ये हो गया टैरिफ एज टू रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। 15वां एंटी डंपिंग ड्यूटी, चाइना ने अपने कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स हमारे देश में डंप करने शुरू कर दिए थे, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी, टैक्स लगा दिया था। तो डंपिंग मतलब समझ गए थे ना, कि अपना गंदा सामान या सस्ता सामान हमारे देश में डालना, सस्ते में बेचना। फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में सरकार इसमें भी लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाती है, और लो प्राइस क्यों मिल रहा था एशियन नेशंस को, क्योंकि उनकी सरकार सब्सिडियां दे रही थी। तो इसमें कीवर्ड जो है वो पीछे से आ रहा है कि उनकी सरकार सब्सिडियां दे रही थी, इसीलिए उनको सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर फिर टैक्स लगा दिया, तो ये हो गई काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बाकी ये तो इफेक्ट्स हैं बच्चों वाली बातें। फिर NTM में 2 टाइप्स थे, पहला है टेक्निकल, SPS तो मतलब वो सब चिड़िया, मुर्गी, एनिमल, ह्यूमन, ये सब हो गए, बायोडाइवर्सिटी ऐसे याद रख लो। TBT में हो गए खाने पीने के रिलेटेड या नॉन फूड आइटम, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के कीवर्ड हो गया कि आपको पैकेट पे सब कुछ छापना पड़ेगा, सब कुछ दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, तो वो हो गए TBT। फिर नॉन टेक्निकल मेजर्स में हार्ड, थ्रेट और अदर तो खैर क्राइटेरिया। बाकी इम्पोर्ट कोटा, तो कोटा मतलब क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। प्राइस कंट्रोल मेजर्स, इसमें आपको सल्फर की कहानी सुनाई थी कि सल्फर हमारे देश में वैसे 40 रुपये में बेच रहा था दूसरा देश, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई मिनिमम कम से कम आपको 100 रुपये ही बेचना पड़ेगा, तो ये मिनिमम वर्ड इसमें कीवर्ड हो गया। तो प्राइस कंट्रोल मेजर मतलब कि सरकार कुछ स्टेप लेती है डोमेस्टिक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। फिर था जी नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन, इसमें टेक्सटाइल का एग्जांपल आपको दिया था ऐसी कि भाई आप अगर 3 तक एक लिमिट लगा दी कि अगर 3 आइटम मंगवाओगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 से ज़्यादा मंगवाओगे तो फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या हम आपको कुछ और तरीके से परेशान कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड बन गया। 14 था फाइनेंशियल मेजर, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कॉस्ट बढ़ा देती है सरकार। कॉस्ट कैसे बढ़ा देगी, या तो पेमेंट टर्म्स कह देगी 3 महीने का एडवांस दे दो, या आपके लिए डॉलर का रेट 90 कर देगी, है ना, या फिर आपको कह देगी कि एक फॉर्म भर के लाओ और वो फॉर्म 5,000 का है, तो मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंपोर्ट की, तो इसमें कॉस्ट जो है वो कीवर्ड हो गया। अगला है मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, इसमें सरकार किसी एक संगठन को फेवर करती है, तो इससे बाकी का कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो ये हो गया कंपटीशन वाला। छठा गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, इसका मतलब सरकार किसी लोकल टेंडर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, विदेशी टेंडर को कम प्रेफरेंस देगी, तो ये हो गया गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट मेजर में 3 बातें थी कि भाई लोकल कंपोनेंट्स मिनिमम यूज करने ही हैं 25%, ऐसे एग्जांपल। बाहर से कंपोनेंट मंगवाओगे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और बाहर से प्रोडक्ट मंगवाओगे तो उस पर भी लिमिट लगा दी, तो ये भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा दी कि इंपोर्टेड फ्रूट सिर्फ उन्हीं आउटलेट से बिकेंगे जिसमें फ्रिज वाली सुविधाएं होंगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन हो गई। पोस्टल सर्विस में पोस्टल सर्विस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आपको सामान विदेश से खरीदा लेकिन उसकी सर्विस कहाँ कराओगे, लोकल इंडिया में।
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में आपको कुछ प्रोसीजर में फंसा दिया, रूल्स ऑफ ओरिजिन में आपसे एक सर्टिफिकेट मांग लिया कि बताओ कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। सेफगार्ड मेजर्स में सरकार टेम्परेरी बेसिस पर किसी को इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, लेकिन एम्बेर्गोज में टोटल बैन कर देती है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर में 4 हैं। बैन मतलब बैन कर दिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट टैक्सेस में एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स में आपको फायदा दे दिया, आपको इंसेंटिव दे दिए, और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स में एक्सपोर्ट की क्वांटिटी पर लिमिट लगा दी, ठीक है। बस तो क्लियर होगी कहानी। चलो तो इसके सवाल ओरली यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। चलो तो इनके क्वेश्चंस में देखना आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक टैरिफ इज, तो सबसे पहले पूछ रहे हैं स्पेसिफिक टैरिफ कौन सा है। तो बता पढ़ो, ए टैक्स ऑन सेट ऑफ स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स, बी एन इम्पोर्ट टैक्स दैट इज कॉमन टू ऑल गुड्स इंपोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, सी स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड गुड, डी टैक्स ऑन इंपोर्ट्स डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करेंसी पर यूनिट ऑफ गुड। तो वैसे याद है क्या था स्पेसिफिक टैरिफ? जैसे ऐसा कुछ होता था कि 100 रुपये पर केजी, ऐसा होता था ना कि अमाउंट फिक्स रहता है। तो वो लैंग्वेज आपको किस में दिख रही है? ऑप्शन डी कि टैक्स ऑन इंपोर्ट्स डिफाइंड एज, देखो लिखा है डिफाइंड एज अमाउंट, एक तो इसमें अमाउंट कीवर्ड आ रहा है, और ऑफ करेंसी पर यूनिट ऑफ गुड। तो ये लैंग्वेज आपको देखो किसी में नहीं मिलती, किसी में भी पर यूनिट नहीं लिखा और ना किसी में कहीं अमाउंट वर्ड लिखा, ठीक है। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। तो आपको अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। उसके बाद सेकंड में है ए टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स इज बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बिकॉज, कह रहा है कि जब सरकार इंपोर्ट पर टैरिफ लगाती है तो उससे जो प्रोड्यूसर है उसको थोड़ा फायदा हो जाता है ना, वो खुश हो जाता है कि भाई क्यों हो जाता है खुश? बिकॉज दे गेट ए पार्ट ऑफ द टैरिफ रेवेन्यू, है ना, ये तो नहीं खैर। इट रेजेस द प्राइस फॉर विच दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट। ये तो ये हमने इफेक्ट में लिखा था, अगर आप टैरिफ के इफेक्ट्स पढ़ोगे नोट्स में तो उसमें पॉइंट आपको समझाया था, हाँ, कि जो प्रोड्यूसर होता है वो इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देता है और वो अपने प्रोडक्ट को फिर महंगे दामों पर बेच पाता है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ में आपको प्रोड्यूसर वाले पॉइंट में नजर आएगा। बाकी सी अगर पढ़ोगे तो वो भी नहीं है, वैसे डी भी नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड, ए टैक्स अप्लाइड एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू, जी, क्योंकि परसेंटेज वर्ड आ गया और वैल्यू वर्ड आ गया, तो एड वैलोरेम। उसके बाद है फोर्थ, एस्केलेटेड टैरिफ पूछ रहा है क्या होता है बताओ। एस्केलेटेड अभी स्टोरी सुनी थी हमने कि क्या करती है सरकार, ठीक है। तो नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन रॉ मटेरियल्स व्हिच आर ग्रेटर देन टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो ये तो नहीं। नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स व्हिच आर ग्रेटर देन टैरिफ ऑन रॉ मटेरियल, तो यही सही है कि भाई सरकार मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लेगी और रॉ मटेरियल पर कम टैक्स लेगी, यही था ना। उसके बाद है फिफ्थ में वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, VER, जो आपने अभी लास्ट में लिखा है फिलहाल। तो VER में ए में लिखा है एन इम्पोर्टिंग कंट्री वॉलंटरी रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड इनटू द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वैसे ही गलत हो गया, इंपोर्टिंग कंट्री तो इसमें रिस्ट्रेन नहीं करती। बी में लिखा है डोमेस्टिक फर्म्स एग्रीइंग टू लिमिट द क्वांटिटी फॉरेन प्रोडक्ट्स सोल्ड देयर इन द, ये भी गलत हो गया। सी में लिखा है एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलंटरली रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, ठीक है। सी ही सही है बिल्कुल। उसके बाद 6 पूछ रहा है एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर, याद करो चाइना वाली कहानी, चाइना डंप कर रहा था कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स, तो फिर उसकी डंपिंग को रोकने के लिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। तो पूछ रहे हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आर, तो ए में लिखा है एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी एज टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म्स अनफेयर चार्जिंग ऑफ प्राइस इन द फॉरेन मार्केट व्हिच आर लोअर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ। बी में लिखा है एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी सो एज टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट, नहीं ये गलत हो गया। ये उसमें था जिसमें आपको गोल्ड ज्वेलरी वाला एग्जांपल दिया था एशियन कंट्रीज, हाँ, काउंटर वेलिंग राइट, तो ये नहीं एंटी डंपिंग। और सी में लिखा है एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी सो एज टू ऑफसेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म अनफेयर चार्जिंग ऑफ लोअर प्राइसेस इन फॉरेन मार्केट, तो ये भी सही, मतलब ए और सी जो है वो दोनों सेम ही बात लिखा है वैसे, तो इसीलिए ए और सी दोनों ही सही है। बी जो था वो गलत था। अब 7 में पूछ लिया उसने एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज, तो काउंटर वेलिंग पूछ रहा है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है पढ़ते हैं कि क्या है। ए टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट आर्टिफिशियली लो प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर्स हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशंस इन देयर होम कंट्री, है ना। चार्ज बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज टू एंश्योर फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसेस, बिल्कुल है ना। और चार्ज बाय इंपोर्टिंग कंट्री टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द अनफेयर प्राइस एडवांटेज अराइजिंग फ्रॉम सब्सिडी, ऑल ऑफ, तो मतलब तीनों बातें बिल्कुल सही हो। तो इसमें वो एशियन कंट्रीज वाला एग्जांपल था, गोल्ड ज्वेलरी वाला काउंटर वेलिंग ड्यूटी। उसके बाद 8 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ ए टैरिफ, टैरिफ का आउटकम पूछ रहा है क्या है। तो ए में तो लिखा है क्रिएट ऑब्स्टेकल टू ट्रेड एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो ये गलत हो गया, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। बी में लिखा है डोमेस्टिक कंज्यूमर इंजॉय कंज्यूमर सरप्लस, तो ये भी गलत यही हो गया, कंज्यूमर को बल्कि उल्टा ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। सी में लिखा है डिस्करेज डोमेस्टिक कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग इंपोर्टेड गुड्स एंड एनकरेज कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स, तो ये मुझे तो सही लग रहा है कि अगर टैरिफ लगता है, टैरिफ का मतलब याद है वैसे आपको, इस यूनिट में टैरिफ का मतलब है
इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो हम डिस्करेज हो जाएंगे इंपोर्टेड गुड्स खरीदने में। पहले इतना सेंटेंस ठीक है ना, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो आप डिस्करेज हो जाओगे इंपोर्टेड गुड्स खरीदने के लिए, और आप एनकरेज हो जाओगे क्या खरीदने के लिए, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंपोर्ट सब्सिट्यूट्स। तो ये तो सही है ना बात, बिल्कुल। बाकी अगर आप डी पढ़ोगे भी तो भी शायद सही ना हो, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री बाय मोर देन द वैल्यू ऑफ टोटल टैरिफ इट चार्जेस। तो ये भी गलत है कि मोर देन द वैल्यू तो नहीं होगा, जितना टैरिफ है उतनी तो रेवेन्यू होगा। तो क्लियर हो गया। उसके बाद नाइन्थ में पूछ रहा है SBS मेजर्स एंड TBTs आर, चलो तो याद करते हैं, SBS मेजर एंड TBTs आर परमिसिबल अंडर WTO टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो नहीं है। बी में लिखा है मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ ये है। और सी में लिखा है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस टू द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हाँ ये भी है वैसे तो ये हम अभी अगले यूनिट में पढ़ेंगे वैसे। एक बार ये और मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, सॉरी। SBS मेजर्स एंड TBTs आर परमिसिबल अंडर WTO टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक। तो ये भी है वैसे, अभी हम WTO का हम अभी अगला यूनिट पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें वैसे ही कवर हो जाएगा, तो उसमें कवर कर दूँगा। लेकिन आप इसमें भी चाहे मार्क कर लो, मतलब तीनों ही बातें सही हैं, क्योंकि B और C तो ही है सही और A भी सही ही है। तो WTO वाले अगले यूनिट में हम कवर करेंगे कि SBS मेजर्स और TBTs जो हैं, तो वो WTO मतलब कंट्रीज़ के हितों में लेता है, WTO में परमिटेड होता है। इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, ये भी बात सही है। और इससे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है कंप्लाइंसेस की। तो यहाँ अभी अगले यूनिट में वैसे पढ़ेंगे WTO। अच्छा 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बताना है आपको, ए नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब कौन सा नॉन टैरिफ नहीं है, नहीं बताना है। तो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स तो नॉन टैरिफ ही है, इंपोर्ट कोटास भी नॉन टैरिफ ही है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ये टैरिफ है। तो यही मतलब आंसर हो गया आपका। बाकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशंस ये भी नॉन टैरिफ है। तो मतलब डी, बी और ए जो है ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है, लेकिन सी जो है वो कौन सा बैरियर है, टैरिफ बैरियर। तो वो यही पूछ रहा था कि कौन सा टैरिफ बैरियर मतलब है, ठीक है। उसके बाद 11th बताओ, अंडर टैरिफ रेट कोटा TRQ countries promise to impose tariff on imports from members other than those who are the part of a preferential trade agreement। तो ये तो नहीं है। B, a country permits an import of limited quantities at low rates of duty but subject an excess amount to a much higher rate। तो यही सही है, क्योंकि टैरिफ रेट कोटा में यही है कि आप लिमिटेड क्वांटिटी तक तो हम आप पे लो रेट लगाएंगे, लेकिन अगर आपने एक्सीड कर दिया तो फिर आप पे हायर रेट लगाएंगे। तो TRQ में यही डेफिनेशन थी, ठीक है, B सही। उसके बाद 12th में पूछा है नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहे नॉन टैरिफ बैरियर में क्या नहीं आएगा। तो बहुत ईजी है, पूछ रहे क्या नहीं आएगा नॉन टैरिफ बैरियर में। तो इंपोर्ट कोटा तो है, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी है, टेक्निकल स्टैंडर्ड पे सब कुछ ही होंगे, टैरिफ थोड़ी ना आएगा। तो सीधा हो गया आंसर इसमें तो, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर में टैरिफ नहीं आएगा, टैरिफ कहाँ से आएगा, ठीक है। तो बी, चलो तो क्लियर हो गया पूरा।